आपने एक परफेक्ट ऑफर बनाया, प्रपोजल सबमिट की, बिड सबमिट की, बट वेट, कुछ आपसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मिस तो नहीं हो गई जिससे आपकी पूरी डील ही बर्बाद हो जाए? रिलैक्स, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रपोजल को कंप्लीट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने प्राइस, स्कोप ऑफ वर्क, बाकी सब चीज़ें अच्छे से डिफाइन की हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से कभी-कभी ऑर्डर की जितनी भी वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी लॉस में चली जाती है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट टीएनसीज के लिए हमें ध्यान देना होता है कि ये हमारे प्रपोजल का पार्ट रहे, क्योंकि एक बार अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और बायर के बीच में। तो आप उसके बाद कोई और फर्दर टर्म्स नेगोशिएट नहीं कर पाते हो जनरली, तो ऑर्डर के पास पहले ही आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करनी होती हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रपोजल में इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से ऐड कीजिए, अपने बिजनेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई कीजिए एंड देन यू ऐड इट इनटू द टर्म्स एंड कंडीशंस। और इन टीएनसीज को मेंशन करने की वजह से दोनों ही पार्टीज को क्लैरिटी रहती है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए। अगर कोई एक्सेप्टेंस के लिए टीएनसीज हैं, एग्जांपल के लिए जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हमें उसके लिए फॉर्मल ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट प्लेस करना होता है। तो हमें मेंशन करना है प्रपोजल में कि आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस करने के अलावा हमको ये टेक्निकली और कमर्शियली ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी हम ये प्रोडक्ट्स या सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, तो प्लीज़ चेक आउट। स्कोप ऑफ वर्क क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और आप जो भी डिलीवरी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कुछ और आइटम्स हैं जो आप प्रोवाइड करने वाले हैं वो सब एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनवॉइसिंग इनवॉइसिंग के लिए, एक टैक्स इनवॉइस होती है, वारंटी की सर्टिफिकेट्स होते हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट होते हैं, या फिर कुछ और पैकिंग लिस्ट वगैरह। तो वो सब आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि ये हमारे डिलीवरेबल्स रहेंगे और ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क। इसके अलावा प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप कोई प्रपोजल में मेंशन किया कि हमें इतनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। अब इतनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो ऑर्डर है उसमें कस्टमर ने क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया है, तो उस केस में आपको लॉस होगा। अगर कोई एमओक्यू है जो मल्टीप्लाइज में ऑर्डर होना था, कस्टमर ने किसी और तरीके से ऑर्डर कर दिया है, क्वांटिटीज़ को ढंग से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में भी आपके प्राइसिंग पर इफेक्ट होगा। तो मेक श्योर कि वो सही से हो। देन नेक्स्ट आता है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स में मेक श्योर कीजिए कि अगर कोई नया कस्टमर है आपके लिए, तो कोशिश कीजिए कि एडवांस पेमेंट लेने के लिए। एंड देन पेमेंट टर्म्स में भी अलग अलग पेमेंट अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक अलग वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके हिसाब से अपनी पेमेंट टर्म्स चूज़ कर सकते हैं। तो आपको वो गाइडलाइंस के लिए हेल्प करेगी। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो उसको आप मेंशन कीजिए कि कोई ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं। अगर कोई डिज़ाइंस हैं या फिर आपकी ड्राइंग्स हैं जो कॉपी कर सकता है, तो आप उसको मेंशन कीजिए कि किसी और को शेयर ना करें वो। उसका क्लॉज क्लियरली डिफाइन कीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर। अपने प्रपोजल में मेंशन कीजिए जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का क्लॉज है, उसमें आप क्लियरली डालिए कि ये जो हमारे मैनुअल्स हैं या फिर ये जो हमारी ड्राइंग्स हैं, इन सबको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, कोई शेयर नहीं करेंगे विदाउट आर परमिशन। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। अगर आपने प्रपोजल सबमिट किया और उसके बेसिस पे ऑर्डर भी आ गया आपको, लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर के कुछ भी रीजंस हो गए और उसकी वजह से उसने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया उसने, और हमारा रॉ मटेरियल आ गया, हमारा प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो किसको लॉस हुआ? आपको, राइट? तो आप क्या करोगे कि आप मेक श्योर करोगे कि इस क्लॉज को प्रपोजल में इंक्लूड करो कि आप अगर
ये स्टेप है। मान लीजिए ऑर्डर प्लेस किया और उसके विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक्स, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि उसके रॉ मटेरियल के लिए कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्च होता है। तो उस हिसाब से आप उसको चार्ज करोगे कि इतना 25% 50% हम इस टाइम पे चार्ज करेंगे। अगर आप बिल्कुल ऑर्डर के बिल्कुल एंड में आप अगर कैंसिल करते हो तो हम पूरा 100% चार्ज करेंगे, एटसेट्रा। तो यू हैव टू थिंक ऑल दिस एंड देन आपको ये क्लॉज में क्लियरली डिफाइन करना है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी कैंसिल कर रहा है ऑर्डर, वो वर्बली नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए रिटर्न में। तो रिटर्न ईमेल में होना चाहिए या फिर कैंसलेशन का कोई एक नोटिस होना चाहिए कि ओके वी आर कैंसलिंग सो एंड सो ऑर्डर। अगर पॉसिबल हो सकता है तो उसमें वो रीज़न भी मेंशन कर सकें। तो ये सब चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है कि वो आप अपने प्रपोजल सबमिट करते टाइम ये आप क्लियरली। अगर नेक्स्ट है, अगर कोई आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? मतलब उसके लिए आप कोई थर्ड पार्टी को अपॉइंट करोगे या फिर आप लीगल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कोर्ट को, या क्या है उसके बारे में भी आपको ये क्लॉज मेंशन करना ज़रूरी है। आपकी जो हियरिंग्स होंगी वो कहाँ पर होंगी वो सब भी आप मेंशन कीजिए। इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक क्लॉज डाल दीजिए। बाकी देखिए अल्टीमेटली जब आप सबमिट कर रहे हो तो कस्टमर की भी टीएनसीज अपनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बट देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पे नेगोशिएट कर सको। अगर आप वो क्लॉज डालोगे ही नहीं तो आपके पास वो विंडो भी खत्म हो जाती है कि आप उसे नेगोशिएट भी नहीं कर पाओगे। जो मैंने अभी पहले ऑफर्स के बारे में बताई हैं पॉइंट्स, जब हम बिड सबमिट करते हैं तो बिड सबमिट करने टाइम पे भी हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी एडिशनली ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि बिड की वैलिडिटी क्या है, बिड का विड्रॉल पीरियड क्या है, मतलब अगर आप कोई वैलिडिटी दे रहे हो तो वो कितनी होनी चाहिए। जैसे 1 मंथ 2 मंथ कुछ ऐसा ही दीजिए, बहुत ज़्यादा लंबी वैलिडिटी मत दीजिए। अगर उसमें कोई भी प्राइसेस मेंशन किए हुए हैं आपने, तो उसमें मेंशन कीजिए कि हाँ ओके आफ्टर दिस डेट दीज प्राइसेस कैन चेंज। इवन दो आप चेंज करो या ना करो वो आप उसके बाद डिफाइन डिसाइड करोगे, बट देन यू कैन मेंशन ऑलवेज। नेक्स्ट है बिड का फॉर्मेट। अगर कोई स्पेसिफिकेशन का कोई BOQ है या SOR वगैरह है, कुछ और फिलअप करना है तो वो आप इंश्योर करोगे कि वो आप राइट फॉर्मेट में फिलअप करते हो एंड देन यू सबमिट। उसके बाद आप मेंशन कीजिए कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के लिए आपको किसे कांटेक्ट करना है, कौन सा वो पर्सन है, उसकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो सब आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि हाँ यहाँ इस पर्सन से हमको नेगोशिएट करना है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक ऐसा क्लॉज है जिसके बिना आपका प्रपोजल सबमिट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉज इतना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक है वो आपके बिहाफ पर गारंटी लेता है कि आप आइटम सप्लाई करोगे या सर्विस सप्लाई करोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे एंड देन उसके बिहाफ पे कस्टमर बैंक को पे करता है एंड देन बैंक आपको पे करता है। तो बेसिकली बैंक गारंटी लेता है। ये जो टर्म है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है सप्लायर्स के बारे में, ना ही कस्टमर्स के बारे में। तो जस्ट यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस क्लॉज एंड देन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक इसमें गारंटी ले रहा है तो बैंक अपनी एक परसेंटेज और फीस चार्ज करता है, जो कि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। इन केस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो कस्टमर चाहेगा कि आप एज अ पेनल्टी बहुत ही हाई वैल्यू पे करो, लेकिन एक्चुअली एज अ सप्लायर आपको ट्राई करना है कि ये जो वैल्यू है वो आप मिनिमम रखें, क्योंकि इस क्लॉज में आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि किसी भी तरीके का डैमेज जो है वो चाहे वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस से हो या फिर कुछ और रीज़न हो, तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो ऑर्डर वैल्यू है उस तक ही हम पे कर पाएंगे। और ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और नॉर्मली
नॉर्मली ये मिनिमम 1% होता है और मैक्सिमम 10% तक होता है, बट अगर इन केस कस्टमर बहुत ही रिजिड है तो मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू ही होनी चाहिए। उससे कम उससे ज़्यादा पे आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। ओपन क्लॉज एक्सेप्ट मत कीजिए जिसमें कोई कैपिंग ना हो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो स्किल्स हैं उसके एडिशनल आपको किसी और सब कॉन्ट्रैक्टर से भी स्किल्स और सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे अपनी उसकी टर्म्स लीजिए। जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है उसकी टर्म्स लीजिए और वही टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने प्रपोजल में भी सबमिट कीजिए। बिकॉज ये बैक टू बैक जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ये आपको सेफ रखती हैं कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट आप वो वाली जो सब कॉन्ट्रैक्टर वाला पोर्शन है वो आप वहाँ से आपको वो बैक चार्ज मिल जाए। ऐसे ही इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किसका यूज़ होगा वो भी क्लियर करें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस चल रहे हैं आजकल। नॉर्मली कंपनी क्या करती हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेती हैं और ग्रुप इंश्योरेंस लेती हैं, तो उस हिसाब से आप उसे डिफाइन कीजिए। देयर आर सम जनरल टर्म्स ऑल्सो, जैसे कि गवर्निंग लॉ है या जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जीएसटी हो गया या कुछ और टैक्सेस से रिलेटेड लॉ हो गए जिसमें आप कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो आप फिर भी वो क्लियरली मेंशन कीजिए। अगर उसमें कुछ भी जैसे SEZ है या कुछ और है तो वो आप फिर भी मेंशन कर दीजिए उसमें कि हम इन सबको कंप्लाई करते हैं और जो भी आपकी जीएसटी है वो एक्स्ट्रा रहेगी, इतनी परसेंटेज रहेगी। वो जीएसटी का जो रेट है वो चेंज हो सकता है फ्यूचर में, तो उस हिसाब से आप क्लॉज को मेंशन कीजिए कि जीएसटी विल बी एक्स्ट्रा एट एक्चुअल्स, समथिंग लाइक दैट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कुछ क्वेरी के लिए तो वो आप मेंशन कीजिए। अगर कोई नोटिस है या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जैसे कि हर कम्युनिकेशन रिटर्न में मेंशन कीजिए कि कोई भी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है तो वो आपको रिटर्न में देना होगा ईमेल के थ्रू या फिर कोई नोटिस। कभी भी कोई डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है तो उसे मेक श्योर कीजिए कि उसे आप ध्यान से पढ़ें, ऐसे ही साइन ना करें। और नेगोशिएट करें क्योंकि ये आपके लिए और कस्टमर दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डील्स हैं, हाई वैल्यू डील्स हैं, तो उसके लिए आप लीगल की एक्सपर्ट की एडवाइस लें और कोई भी लैंग्वेज हो तो वो क्लियरली क्लियरली मेंशन करें। कोई भी डिस्कशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं या चेंजेस हैं तो उसे राइटिंग में ही लेने की कोशिश करें। खुद भी अपनी साइड से कोई भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है तो उसको आप रिटर्न में ही दें ताकि वो आपके लिए फ्यूचर में एज अ रिकॉर्ड शो हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कुछ रिटर्न में नहीं दिया और वहाँ पे कस्टमर के यहाँ अ, लोगों ने रिज़ाइन कर दिया या दूसरे लोग आ गए, चेंज होते रहते हैं, तो एटलीस्ट वो रिटर्न में रहेगा तो वो आपका हमेशा के लिए एक ट्रैक होता है कि हाँ, आपने ये चीज़ें एग्री की हैं, ये नहीं की। आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए और आप कभी भी एग्रीमेंट करें तो प्लीज़ क्लियरली और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही अप्रोच करें ताकि कस्टमर और आप दोनों लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहें।